बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि उनका किसी भी टॉपिक पे या किसी भी सब्जेक्ट पर कमांड अच्छी है, लेकिन फिर भी जब वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो उनके मार्क्स इंप्रूव नहीं होते, उनकी रैंक अच्छी नहीं आती है। तो ऐसा क्यों? प्लस बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, पेपर सोल्व कर रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस वो रॉन्ग कर देते हैं, लेकिन उन्हीं क्वेश्चंस को जब वो घर पे जाके वापस से सोल्व करते हैं तो उनके आंसर्स मिल जाते हैं, उनको करेक्ट ऑप्शन मिल जाता है। सो ऐसा क्यों हो रहा है? माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमावत, और आज की वीडियो लेसन में मैं ये सारी बेसिक बातें आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट कौन कौन सी छोटी छोटी गलतियां करते हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं और उनकी वजह से वो नेगेटिव मार्किंग कर देते हैं, और नेगेटिव मार्किंग जब कर देते हैं तो उनकी रैंक और उनके मार्क्स इंप्रूव नहीं होते। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट पॉइंट है एक्यूरेसी। किसी भी एग्जाम में एक्यूरेसी का सबसे बड़ा रोल होता है। अगर मैं बात करूं नीट जैसे एग्जाम की जिसमें 180 क्वेश्चंस आते हैं और 720 मार्क्स का पेपर होता है, तो एक्यूरेसी सबसे जरूरी है, क्योंकि एक मार्क्स से 1000 रैंक ऊपर नीचे हो जाती है और स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती इसी में करते हैं, क्योंकि उनके माइंड में जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी प्रीवियस ईयर की वो रहती है पहले से। जैसे एग्जांपल में लूं, लास्ट ईयर 600 कट ऑफ थी नीट की सपोज, तो 600 का मतलब 150 क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं, सोल्व के साथ साथ में करेक्ट करने हैं 150 क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती करते हैं, वो 150 की जगह 160, 165 या 170 अटेम्प्ट कर लेते हैं। अटेम्प्ट उन्होंने किया, बट पेपर का जो लेवल होता है जरूरी नहीं जो लास्ट ईयर था वो इसी ईयर रहेगा, हो सकता है पहले से इजी, मॉडरेट हो या हार्ड भी हो सकता है। सो और माइंड में यही बात है कि मुझे तो 600 स्कोर करना है, तो 150 प्लस क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करने हैं, वो उसमें 160 हो सकता है, 170 हो सकता है। लेकिन सपोज कर लो पेपर का लेवल थोड़ा सा ज्यादा था और उसकी कट ऑफ चली गई 580 या 570, तो उस केस में क्या होगा? जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं सही है, वेल एंड गुड, लेकिन वहां पर नेगेटिव होने के चांसेस भी ज्यादा है। सो एक्यूरेसी को मेंटेन कीजिए, जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं उतने ही अटेम्प्ट कीजिए। आपको 140 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 100% आप उस पर आपका कॉन्फिडेंस है कि आप सही है 140 क्वेश्चंस, तो उतने ही अटेम्प्ट कीजिए, ज्यादा मत कीजिए। मेन टेस्ट में उससे पहले जब भी आप किसी भी टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर रखी है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर आप पढ़ रहे हैं, तो उसके टेस्ट में भी यही आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि एक दिन में कोई भी मिरेकल नहीं होता, चमत्कार नहीं होता। ठीक है, तो जो भी कोचिंग है, जो भी टेस्ट सीरीज है, उसमें एक्यूरेसी का खास ध्यान रखिएगा। पेपर का कुछ नहीं पता अपने को, कोई आइडिया नहीं है, इजी होगा हार्ड होगा, लेवल का आइडिया अपने को कुछ भी नहीं है। एक्यूरेसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर? सेकंड पॉइंट, स्पीड। पेपर का टाइमिंग अगर 3 आवर्स से 180 क्वेश्चन से या 200 क्वेश्चन से, स्पीड सबसे जरूरी है। और स्पीड कैसे आएगी? जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कॉन्सेप्ट क्लियर है लेकिन फिर भी नेगेटिव हो रहे हैं, तो हो सकता है जो पेपर आपने अटेम्प्ट किया उसकी स्ट्रेटजी आपने सही नहीं की। पेपर जब भी बनता है, पेपर का जो भी फॉर्मेट होता है, वो जो मेरा आइडिया है, मेरा जो अनुमान है, उसी के अकॉर्डिंग मोस्टली मैंने देखा है कि वैसा ही बनता है। कि जैसे सपोज कर लो फर्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स से स्टार्ट होता है, फर्स्ट क्वेश्चन इजी आपको मिलेगा, सेकंड भी इजी मिलेगा, थर्ड भी इजी मिलेगा, लेकिन जैसे आप फोर्थ में जाओगे हो सकता है वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन, हो सकता है उस क्वेश्चन ने आपको घुमा दिया है और आप वहां पर घूम भी गए, उस क्वेश्चन के पीछे पड़ गए। वहां फोर्थ क्वेश्चन सपोज कर लो हार्ड था, आपने उसमें टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन नेक्स्ट फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन में आप चले तो हो सकता है वो इजी हो। क्लियर है? लेकिन आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया फोर्थ क्वेश्चन पे, आपका दिमाग हो गया है खराब, माइंड हो गया डाइवर्ट। तो उस केस में किस टाइप से पेपर को अटेम्प्ट किया जाए? तो सबसे पहली चीज, पेपर का जो लेवल होता है बिल्कुल सभी के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम है, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। तो पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी में अपने को क्या करना है? 3 टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं पेपर में। सबसे फर्स्ट इजी वन, सेकंड मॉडरेट एंड थर्ड हार्ड। पेपर में 60 to 65 और 70% क्वेश्चन इजी होते हैं, 60% मान लेते, जिसमें क्या होगा, आपको सीधा A B C D ऑप्शन आपने पढ़े, उसके आंसर आप सीधा टिक कर सकते हैं, कुछ नहीं सोचना उसके अंदर।
जो भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, इजीली आप उसे कर सकते हो। सेकंड, जो मॉडरेट है उसमें हो सकता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में फॉर्मूला बेस्ड हो, कोई फॉर्मूला आपको दे दिया, आपको डेटा पुट करना है, उसे कैलकुलेट करना और आपको आंसर टिक करना है। बायो में भी ऐसा हो सकता है, जेनेटिक्स, बायोटेक वगैरह में से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको सोचने की जरूरत हो सकती है, तो वो मॉडरेट टाइप है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और सबसे लास्ट में आता है हार्ड वन, जिसमें आपको काफी टाइम लगेगा, वो आपको घुमाएगा। क्लियर है? तो वो जो हार्ड है क्वेश्चंस, उनका परसेंटेज बहुत कम होता है, 10 से 15%, 10 to 15% जो क्वेश्चंस होते हैं पेपर में वो हार्ड होते हैं, बट उनका जो सीक्वेंस होता है वो थोड़ा सा होता है चेंज। जैसे मैंने बताया, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन इजी था, थर्ड हार्ड हो गया, तो आपको थर्ड छेड़ना ही नहीं है, पेपर अटेंड करना सबसे फर्स्ट पूरे पेपर में आपको जो इजी है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, उसे आप सोल्व कर लीजिए। क्लियर? फिर सेकंड में आप मॉडरेट को कीजिए और थर्ड में जो टाइम बचेगा वो आपका हार्ड हो जाएगा। तो जब फर्स्ट राउंड में आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो काफी कम टाइम में ही वो आप अटेम्प्ट कर लेंगे और बाकी जो 2 सेक्शन उसमें आप इजी अपना जो टाइम है वहां पर वो दे सकते हैं। तो इसी टाइप से स्पीड आएगी धीरे धीरे। क्लियर है? लेकिन जैसे थर्ड क्वेश्चन में आप अटक गए, फोर्थ में अटक गए, तो वो टाइम 10 मिनट तो वहीं चलेगा एक क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर? एक्यूरेसी प्लस स्पीड मेंटेन रखिए। थर्ड वन, रीड द एंटायर टेस्ट पेपर फर्स्ट। अब ये तो अपन ने बात कर ली पहले से, जो 2 पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किया था कि टेस्ट में आपको क्या करना है। अब जैसे आप टेस्ट में बैठे हैं तो सबसे फर्स्ट आपका यही काम होना चाहिए, जितने भी क्वेश्चन है, जितना भी टाइम है, उसमें सबसे फर्स्ट 2 या 3 मिनट्स में उस पेपर को कंप्लीट आप पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। उससे आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा पेपर के लेवल का, क्वेश्चंस का। क्लियर? और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसा फील होगा कि ये तो मुझे आता है। ठीक है, तो जो भी है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, तीनों सब्जेक्ट के पेपर आप एक बार अपनी सरसरी निगाहों से देख लीजिए। ऐसा नहीं कि एक एक क्वेश्चन, एक एक ऑप्शन को आप वहां पर पढ़ रहे हैं, बस आपको टर्न करना है और देखना है इस क्वेश्चन, इस सीक्वेंस पे ये क्वेश्चन है, और जो टर्म्स अपन ने एनसीईआरटी में पढ़ी है, जो नोट्स में पढ़े, वो आपको वहां पर मिल जाएगी। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है कुछ टर्म जब वो रीड करेगा तो उसके ऊपर एक्ट करना स्टार्ट कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर जैसे ही उस क्वेश्चन पर आप पहुंचोगे तो उसका आंसर आपको इजीली आ जाएगा। सो रीड द एंटायर टेस्ट पेपर फर्स्ट। नेक्स्ट, रीड द डायरेक्शन केयरफुली। क्वेश्चन में जो डायरेक्शन है उसे आप केयरफुली पढ़िए, वो क्या पूछना चाह रहा है आपसे, उसका वो कौन सा जवाब आपसे चाह रहा है। तो उस डायरेक्शन को अगर आप पकड़ लेंगे तो क्वेश्चन नेगेटिव होने का या रॉन्ग होने का चांसेस बहुत कम होगा। क्लियर है? हो सकता है कि आपको वहां पर वो कंफ्यूज करते हैं, एनसीईआरटी की सीधे सीधे स्टेटमेंट आपको दे दे। क्लियर है? फिजिक्स, केमिस्ट्री में भी ऐसा होता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां पर वो आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। उस क्वेश्चन को आप 1 नहीं 2 बार पढ़ लीजिएगा, कंफ्यूजन होता है तो बट उस पॉइंट पे आप उस कंक्लूजन पे आ जाइए कि क्वेश्चन में आखिर वो पूछना क्या चाह रहा है। डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। बिफोर यू आंसर, गेस। आप आंसर टिक कर रहे हैं उससे पहले एक बार फिर से गेस कीजिए, क्या ये आंसर सही है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो सिमिलर होते हैं, बहुत सारे टर्म्स ऐसे होते हैं जो सिमिलर होते हैं। जैसे एग्जांपल बायो में ही मैं बता देता हूं आपको। बायो में एक टर्म आपने सुना है रेनिन, RENIN, और दूसरा टर्म भी सुना होगा आपने रेनिन, RENNIN। हो सकता है वो एन वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। आप उसे सोच लीजिए, केयरफुली आपने पढ़ लिया है उसे, गेस कर लीजिए कि एक रेनिन डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है, दूसरा एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है। क्लियर है? तो जब भी आंसर अपन कर रहे हैं उससे पहले गेस कीजिए एक बार, हाँ ये सही है। तो वहां पर नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस बहुत कम। पिक द क्लोजेस्ट आंसर। जैसा मैंने अभी आपको बताया रेनिन, तो क्लोज कौन सा होगा? आपको डाइजेस्टिव पूछ रहा है तो रेनिन, RENIN, और एक्सक्रीटरी सिस्टम पूछ रहा है तो RENNIN। क्लियर है? तो जो क्लोजेस्ट आंसर है उससे पिक कीजिए। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें 2 चैप्टर को रिलेट किया जाता है, इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ठीक है? जैसे बायो में बायोमोलिक्यूल है, केमिस्ट्री में भी बायोमोलिक्यूल है, फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो केमिस्ट्री में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर है, थर्मोडायनेमिक्स भी कॉमन है दोनों, बट वहां पर कंफ्यूज अपन हो सकते हैं।
तो जो क्लोजेस्ट आंसर है, जैसे आपने गेस किया है, आपको आइडिया हो जाएगा वैसे, फिर भी एलिमिनेशन मेथड से आप कीजिए कि जो आपको बिल्कुल भी नहीं लग रहा उसे एलिमिनेट कर दीजिए, और उसके बाद में जो सबसे लास्ट में आंसर बचेगा उसे आप करेक्ट कीजिए। सो पिक द क्लोजेस्ट आंसर। वेजल वर्ड्स। क्वेश्चंस में बहुत सारे टर्म ऐसे होते हैं जिसे अपन मिस कर देते हैं, और यही एक मेन रीजन होता है कि जब अपन ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं तो कुछ क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, लेकिन जैसे ही मैं घर पे पहुंचा, मैंने टीचर से डिस्कस किया, तो उन क्वेश्चंस के आंसर, अरे यार ये टर्म मैंने नहीं पढ़ी, अरे ये तो मैं कर सकता था, मेरे +12 हो सकते थे, +20 हो सकते थे अगर मैं टर्म ये पढ़ता तो जो विजुअल वर्ड से लाइक ऑल, नॉन, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, कुड बी, मे बी, ट्रू, फॉल्स, यस, नो, ये जो कुछ टर्म है वो आप सही से पढ़िएगा। क्लियर है? अगर इन टर्म को आप मिस करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग होने के, नेगेटिव क्वेश्चन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और ये कब करेंगे आप? जब क्वेश्चन को केयरफुली आप रीड करेंगे। सो इन टर्म को इग्नोर नहीं करना है। एलिमिनेट लीस्ट लाइकली आंसर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो सबसे कम आपको लगता है कि ये आंसर नहीं हो सकता, उसे सबसे पहले एलिमिनेट करो। ऐसा नहीं कि जो आपको सबसे करेक्ट लग रहा है उसे टिक किया और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चल लिया, क्योंकि क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं। हो सकता है कि जो आंसर है, जैसे ऑप्शन ए एंड बी की मैं बात करूं, वो सिमिलर ही हो, और आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट करेक्ट आंसर अबाउट जो भी है, जिसके भी बारे, तो मोस्ट जो टर्म है वो भी इंपॉर्टेंट। मोस्ट में जो सबसे ज्यादा करेक्ट होगा उसे अपन चूज करेंगे, लेकिन वो कब करेंगे? जैसे ए एंड बी सिमिलर था और मैंने ए ऑप्शन देखते ही उस पर टिक कर दिया, बी तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो आपको जो भी ऑप्शन लगता है उसे एलिमिनेट करते चलना। जैसे ए एंड बी में आपको कंफ्यूजन था तो रुक जाइए कुछ टाइम के लिए। सी एंड डी में आपको लगता है कि नहीं डी तो गलत है उसे हटाइए, सी गलत है उसे हटाइए, अब ए एंड बी में से आप सेलेक्ट कीजिए। सो जो लीस्ट लाइकली, सबसे कम आपको लगता है कि आंसर नहीं हो सकता, उसे सबसे पहले हटाओ। एलिमिनेशन मेथड जो सबसे बेस्ट मेथड है। कुछ स्टूडेंट के साथ ऐसा भी होता है कि वो 2 या 3 क्वेश्चंस के OMR शीट गलत फिल कर देते हैं। तो फिल OMR शीट करेक्टली, लेकिन कैसे? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में कुछ जो सीक्वेंस होता है, जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो 1 to 180 क्वेश्चंस तक सारे अटेम्प्ट करेंगे या पूरा पेपर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में 1 to 180 तक की OMR शीट फिल करेंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिसने फिजिक्स कंप्लीट किए, उसके बाद में OMR शीट फिल करेंगे, जिसने बायो कंप्लीट किए उसके बाद OMR शीट फिल करेंगे, और देन केमिस्ट्री में OMR शीट फिल करेंगे, जो भी सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग OMR शीट फिल करेंगे। एंड कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिसने फर्स्ट क्वेश्चन किया बबल फिल करेगा, सेकंड क्वेश्चन किया फिर बबल फिल करेगा, थर्ड किया फिर बबल करेगा। तो जो फर्स्ट और जो थर्ड वाले स्टूडेंट है, ऐसा नहीं करना है। अपने पूरी OMR शीट एक साथ फिल नहीं करनी, एक इंडिविजुअल क्वेश्चन की भी OMR शीट अपने को फिल नहीं करनी है, क्योंकि एक आप करोगे उसमें टाइम वेस्ट ज्यादा होगा, टाइम कंज्यूम होगा। बट फर्स्ट वाले में क्या सीन है इसमें? फर्स्ट में सपोज कर लो मैं पूरी OMR शीट एक साथ फिल कर रहा हूं, मैंने 15 नंबर क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किया, 16th मैंने छोड़ दिया, 17th मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे नहीं आया, मैं नेगेटिव नहीं करना चाह रहा। जब OMR शीट में एक साथ फिल कर रहा हूं, 15 तक मैंने कर लिया, 16th मैंने छोड़ा, 17th मैंने छोड़ा, तो हो सकता है गलती से भी जो 17th नंबर क्वेश्चन का बबल अपन ने फिल कर दिया, जो 18 का आंसर था वो, और वो अगर सीक्वेंस वहां से चेंज हुआ तो पूरी OMR शीट क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ऐसा आगे भी हो सकता है, 50 नंबर क्वेश्चन पे, 70 पे हो सकता है, किसी पे भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, एक नेगेटिव मार्किंग से पूरा हो सकता है, ऐसा ना हो तो अच्छा है। लेकिन अगर सब्जेक्ट वाइज अपन करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस, उसमें आपको आइडिया रहेगा कि अच्छा मैंने 14th नंबर क्वेश्चंस मैंने यहाँ से छोड़ दिया है, ठीक है, तो वो छोड़ा है आपने, तो उसकी OMR शीट भी आप करेक्ट फिल करेंगे, उसके आसपास वाले जो क्वेश्चंस, और वापस से जब आपके पास टाइम होगा तो उन क्वेश्चंस को आप वापस से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन एक बार में फिल करेंगे तो इतना आइडिया आपको नहीं रहेगा हर एक सब्जेक्ट, तो OMR शीट को करेक्ट फिल करना एक बहुत जरूरी बात। यूज ऑल योर टाइम, जितना भी टाइम आपको मिलता है उसे पूरा यूज कीजिए। ऐसा नहीं है कि मेरे पास टाइम कम है या टाइम ज्यादा है। टॉपर का और जो लास्ट रैंकर होता है उसके लिए, दोनों के लिए टाइम सेम है ना। सेंटर में आपको पहले घुसने दिया जाएगा ना सेंटर से पहले निकलने दिया जाएगा। तो जितना भी टाइम है, 3 आवर्स का टाइम, उसे पूरा कंज्यूम कीजिए, पूरा यूज कीजिए।
और इसकी प्रैक्टिस आप घर पे भी कर सकते हैं। OMR शीट के प्रिंट आप कहीं से निकाल लीजिए, कोचिंग से ले लीजिए, उसकी कॉपीज निकलवा लीजिए, और जब भी आप MCQs कर रहे हैं तो उस OMR शीट की हेल्प से कीजिए। ऐसा नहीं टिक कर दिया, उसके बबल फिल कीजिए। बबल फिल करने की प्रैक्टिस आपकी होगी। जितना भी टाइम है टाइमर सेट करके बैठिए, जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो जितना भी टाइम है उसे यूज में लीजिए। एंड लास्ट पॉइंट, लर्न टू ट्रस्ट योरसेल्फ। खुद पर यकीन करना सीखिए, क्योंकि वो नहीं होगा तो कितना ही कंसेप्ट क्लियर हो, कितने ही अच्छे आप सब्जेक्ट में हो, कुछ नहीं हो सकता। तो अपना आप में बिलीव करना सीखिए कि आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। क्लियर? So all the very best.